वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है केमिस्ट्री क्लास 12 का। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, जो कि लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा, वो आप लोग ज़रूर जा करके देख लीजिएगा जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखें। तो और जो स्टूडेंट्स नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का जो लेक्चर है तो उसमें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सब कुछ केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है सब कुछ आप लोगों को मैंने बता दिया था। ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, एक बार फिर से रिकैप करवा दे रही हूँ। मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक पिछला वीडियो में अपलोड है और भी बहुत सारे नोट्स, तो आप लोग जा करके देख लीजिए। और ये हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स टाइप से भी है, तो आप लोगों को ईजिली समझ में भी आएंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राइट डिफरेंशियल रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन, ये आप लोगों का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो इसका जो आंसर होगा वो किस टाइप से होगा मैं बता दे रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आप लोगों को, जो नहीं देखे जाके देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। रेट तो वो आप लोगों को मैंने बताया था, जो रिएक्टेंट होता है उसे माइनस d/dt करके लिखा जाता है। ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस करके लिखना है, ये जो प्रोडक्ट हो इसे प्लस करके लिखना रहता है। ठीक है, तो यही आप लोगों को यहाँ मतलब लिखना है, रेट लिखना है कैसे लिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे कर दी मैंने, उसके बाद माइनस d/dt, माइनस में ही मैंने बताया था रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस d/dt, और N2 उसी तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों का आगे में देखिए एक लिखा हुआ है, वो आप लोगों को, हाँ तो आप लोगों का जो ये रिएक्टेंट है यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट में यहाँ पे आप लोगों का जो आगे में अगर कुछ दिया हुआ है इस टाइप से 3 लिखा हुआ है, तो ये जो इसको अब कैसे लिखना है तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो आप लोग का अगर फ्रंट में कुछ डिजिट दिया हुआ होता तो उसे 1/, करके लिखना होता, लेकिन ये देखिए रिएक्टेंट है इसलिए माइनस में तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर 3 है तो इसे 1/3 करके लिख देना, और d/dt रहेगा ही, और H2 का H2 मैंने उतार दिया। और जो अब इज इक्वल टू करना है, अब जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में +2 जो है यहाँ पे तो +1/2 हो जाएगा, और d/dt और NH3 इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये आप लोग को एग्जाम्पल की तरफ से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आप लोगों को मतलब यहाँ पे पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रेट लॉ आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में, मतलब 1-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था शॉर्ट टाइप उसमें। तो चलिए रेट लॉ को पढ़ते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टर्म्स विद सम पावर रेज्ड विच मे और मे नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में कुछ आया नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोग के एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ और ऐसे भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से ये मतलब बोला गया है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, वो आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट टर्म्स जो होते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया कि 2 रिएक्टेंट टर्म्स थे, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसका प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वो भी कब, जब मतलब किसका, तो जब कुछ पावर उसमें होते हैं, कुछ पावर रेज्ड होते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कुछ पावर होता है, और वो जो पावर है या तो हो सकता है कि वो कोफिशिएंट जो आगे मैंने बताया था रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो आपका रहा ये कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका रिएक्टेंट का आप लोगों का ये कंसंट्रेशन होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फिर जो इसका जो कुछ पावर भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो आपका कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे आप लोगों को फिर भी मैं एक बार और अच्छे तरीके से समझा दे रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये आप लोगों का रहा रिएक्टेंट। ठीक है, अगर मुझे लगा कि ये रिएक्टेंट टर्म है A + B,
ये रिएक्टेंट टर्म है ए प्लस बी, और ये जो छोटा ए और छोटा बी है मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट बना, उसके बाद फिर तो ये आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन में लिखा गया डेफिनेशन वो बताया गया, उसके अनुसार मैंने ये लिखा। उसके बाद जो क्या मतलब रेट लॉ क्या कहता है वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। क्या कहता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है आर मतलब स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, मतलब कि ये जो रिएक्टेंट टर्म्स होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और या तो उसके कुछ पावर्स भी हो सकते हैं, एक्स और वाई कुछ इसके पावर्स भी हो सकते हैं। और ये जो पावर्स होते हैं ये पावर आपका कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब एक्स जो छोटा एक्स है मतलब ये जो पावर वो आपका कोफिशिएंट मतलब ए और बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों को, एक्स बराबर ए के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और वाई भी बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यही आप लोगों का कोफिशिएंट हुआ, ये आप लोग का पावर हुआ। तो अब आप लोगों को आशा करती हूँ डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट्स में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप लोग फिर से रिपीट कीजिए, ये जो मैं बोल रही हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, रिपीट कीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है, जो रेट ऑफ लॉ है यहाँ पे अब कम्प्लीटली आप लोग का जो फार्मूलाज निकल के आते हैं एक टाइप का, तो वो यहाँ पे है स्मॉल आर इज इक्वल टू के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट वैल्यू लिया गया के, जिसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। और ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लिया जाता है, तो वो आप लोग का रेट कांस्टेंट इसे कहते हैं। तो ये आप लोगों का रेट ऑफ लॉ निकल करके आया है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो यहाँ पे पता चल गया। अब रेट कांस्टेंट के बारे में समझते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। ये जो के है वही आपका रेट कांस्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो रेट कांस्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन इज 1 मोलर। तो रेट कांस्टेंट आप लोगों को क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ही रेट कांस्टेंट बोला जाता है, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट मैंने बताया है उसका कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर लिया जाता है तब आपका रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग को मैं दिखाती हूँ, R इज इक्वल टू यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये रेट कांस्टेंट हो गया। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है अगर इसको मैं 1 ले लेती हूँ तो आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के बराबर होता है। यही आप लोगों का रेट कांस्टेंट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, यही आप लोगों का ये डेफिनेशन में बोला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है रेट कांस्टेंट को इट इज़ डिनोटेड बाय के, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है। और इसका रिएक्शन के लिए आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे मैं बता दी हूँ आप लोग को, ये आप लोग को देखिए यहाँ पे करके भी दिखाया गया है। फॉर ए रिएक्शन अगर R इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ए बी को 1 मोलर लेते हैं तो R इज इक्वल टू के हमारा आ जाता है। मतलब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का रेट कांस्टेंट भी क्लियर हो गया है और रेट लॉ भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इससे क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स में आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। PYQs में अभी आप लोग देख सकते हैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए ये मैं लेकर के आई हूँ, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ये देखिए, द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल रिएक्टेंट टर्म्स प्रेजेंट इन ए गिवन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी आप लोग का रिएक्टेंट टर्म्स का पावर होते हैं, जैसे ए का पावर 1 हो गया और बी का पावर 2 हो गया, ये रिएक्टेंट टर्म है, ये आप लोग का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो पावर हुआ रिएक्टेंट टर्म का 2 + 1, यही आप लोग को दोनों को जोड़ देना है, तो ये आप लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। तो ये आप लोगों का इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। ये आप लोग का फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब दूसरा है इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन, मतलब स्मॉल एन इस टाइप से आप लोगों को इसे डिनोट किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहाँ भी ये लिखा हो रहा है समझ जाइएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल टाइप का वैल्यू होता है, ठीक है। और द रेट लॉ इज़ गिवन बाय, रेट लॉ को गिवन किया जाता है इस टाइप से। और देन अगर रेट लॉ ऐसा है, आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, अगर रेट लॉ आप लोग का ये है, ये रिएक्शन तो रेट लॉ का होता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ये संबंध भी बताता है। तो ये आप लोग का रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एन निकलेगा आप लोग का x + y, मतलब रिएक्टेंट टर्म का जो आप लोग का पावर है
वही आप लोगों को ऐड करके यही आप लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पावर होते हैं रिएक्टेंट टर्म के, वही आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई ये आप लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है r इज इक्वल टू के a का पावर 3/2 b का पावर 1। तो इसका रेट ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग को 3/2 + 1 हो जाएगा, पावर को ऐड कर देना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/2 निकल जाएगा। तो ये आप लोगों का हो गया, कुछ एग्जांपल से भी समझ गए होंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे है लास्ट मतलब पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। तो आप लोग का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और आप लोगों को दोनों में डिफरेंस भी मैं लेकर के आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।